Good morning, everyone. Good morning, Morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चैप्टर Ma'am. 11 आपका है रूस के पत्र, है ना? इसमें एक पत्र के बारे में बताया गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आप सभी लोग को आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. मैम लेकिन आपकी आवाज डबल आ रही है? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। No, ma'am. हाँ बेटा। नो मैम। No, ma'am. मैम अब नहीं। देखिए बेटा, बुक आपको दिखी कि नहीं पहले बताइए। नो No, मैम। ma'am. बुक नहीं दिखी? No, ma'am. No, ma'am. किसी को नहीं दिख रही है बुक? No, ma'am. मैम दिखने लगी। हाँ बेटा, मैम अब दिखने लगी। दिखने लगी है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए शायद नहीं दिख रही थी। चलिए, तो पहले हम रूस के पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। Yes, ma'am. मैम किस विषय में फेमस है वो? नाम सुने हो? किस विषय में उनका नाम सुने हो? क्यों? मैम राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के रचयिता है वो। राष्ट्रगान में राष्ट्रगान कौन सा है हम लोगों का? जनगण मन। जनगण मन, है ना? इसके रचयिता। तो एक बार इन्होंने जो है रूस की यात्रा की थी। वहाँ रूस यात्रा के जो है पत्र है बेटा। यहाँ महक सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। चलिए पहले इनके बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई, है ना? बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इन्होंने इंग्लैंड गए और बिना डिग्री लिए ही वहाँ से अपने स्वदेश लौट आए, क्योंकि इनकी संगीत एवं चित्रकला में विशेष रुचि थी और जीवन पर्यंत ये संगीत और कला में इनकी रुझान बनी रही। इनका व्यवसाय क्या, जीवन क्या था, इनके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने लेखन के साथ साथ यानी कविता लिखने का कार्य किया। इसके साथ साथ संगीत, राजनीति, समाज सुधार जैसे विभिन्न कार्यों में भी अपना विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बेटा नवेद्य, वैसे बांग्ला साहित्य के साहित्यकार थे ये, है ना? बांग्ला भाषा के साहित्यकार थे, बंगाली थे भी वो। तो नवेद्य, पूर्वी बालका, छड़िका, चित्र और शांत गीत, काबलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। इन्होंने कुल मिलाकर 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं, जिसमें गीतांजलि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गीतांजलि में इन्होंने गीतों का संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने शांत निकेतन नाम की जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। शांत निकेतन आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद में है शांत निकेतन। खुले में बैठ के बच्चों की शिक्षा इनका जो प्रमुख लक्ष्य था।
प्रकृति के गोद में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। इसके लिए इन्होंने शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान की विशेषता यह रही कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में पढ़ने का अवसर प्रदान किया गया, यानी खुले वातावरण में। जैसे पुराने समय में रहते थे राम कृष्ण, सबके आपने सुना होगा, गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त किए थे बाहर बैठ के प्रकृति के बीच में। इसी तरह से इन्होंने भी शांति निकेतन की स्थापना की थी, जाकि वृक्षों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़े यहाँ प्रकृति के संपर्क में रहकर। इनकी काव्य कृति गीतांजलि पे इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, यानी भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे जिन्हें गीतांजलि पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार बेटा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 1941, यानी ये हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं की रचना से जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है लिया गया है, इनके याद में, जो हम गाते हैं पढ़ते हैं स्कूल में। चलिए अब देखते हैं इनकी रचना। इन्होंने रूस की यात्रा की थी, उस यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। महक, चलिए पढ़ेंगे बेटा आप पहले। आखिर रूस आ ही पहुंचा, जो देखता हूँ आश्चर्य होता है। यहाँ शिक्षा ऐसे आश्चर्यजनक उद्यम के साथ समाज में सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है, जिसे देखकर दंग रह जाना पड़ता है। दरअसल हमारी संपूर्ण समस्याओं का सबसे बड़ा रास्ता है शिक्षा। सभी समाज के अधिकांश लोग शिक्षा की पूर्ण सुविधा से वंचित हैं, और भारतवर्ष तो प्रायः पूर्णतः ही वंचित है। शिक्षा की तौल सिर्फ संख्या से नहीं हो सकती, वह तो अपनी संपूर्णता से, अपनी प्रबलता से ही तौली जा सकती है। कोई भी आदमी निचार हो न रहने पाए, इसलिए रूस में कैसा विराट आयोजन और कैसा विशाल उद्यम हो रहा है। केवल सफेद रूस के लिए नहीं, मध्यम एशिया की अर्ध सभ्य जातियों में बाढ़ की तरह शिक्षा विस्तार करते हुए रूस आगे बढ़ रहा है। हम श्री शांति निकेतन में जो काम करना चाहते हैं, ये लोग देश भर में अच्छी तरह उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर कुछ सीखकर जा सकते तो बड़ा भारी उपकार होता। रोज ही मैं हिंदुस्तान के साथ यहाँ की तुलना करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकी साथी डॉक्टर हैरी टिम्बर्स यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा करते हैं। उनकी कार्य पद्धति देखने से आंखें खुल जाती हैं। कहाँ पड़ा है रोग, संतप्त, भूखा, अभागा, निरुपाय भारतवर्ष। कुछ पहले भारत की अवस्था के साथ यहाँ की साधारण जनता की दशा की बिल्कुल समानता थी। इस थोड़े से बड़ी तेजी के साथ इतने कैसा परिवर्तन हुआ है, और हम अभी तक जनता के कीचड़ में ही गले तक डूबे हैं। हाँ बेटा स्टॉप हो जाइए। देखिए इन्होंने यात्रा जो है रूस की थी, है ना, तो वहाँ उन्होंने रूस के बारे में लिखा है ना। अच्छा, ये पत्र जो है 11 सितंबर 1930, तो जब ये रूस गए थे तब का लिखा हुआ है। 1930 में
आप लोग को पता होगा बेटा, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, है ना बेटा? हाँ, यस मैम। जब अंग्रेजों के अधीन था तो हमारा विकास पूरी तौर से क्या हुआ था? रुका हुआ था। हमारा विकास पूरी तरह से रुका हुआ था। उस समय की इन्होंने चर्चा की है। आज के उस समय के में बहुत अंतर आ चुका है, लेकिन तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है उसी समय का वर्णन किया गया है, तो हम उसी को समझाएंगे आपको। उस समय जब वो रूस पहुंचे थे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आगे थी, यानी शिक्षा का उस समय वहाँ पर बहुत उत्थान हुआ था रूस, जबकि हमारा भारत बहुत ही समस्याओं से जूझता हुआ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही यानी प्रायः वंचित था, है ना? शिक्षा की जो है हम तुलना किसी देश की जनसंख्या से नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहाँ के विकास से कर सकते हैं कि कौन देश कितना विकास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना? तो उस समय रूस में शिक्षा के लिए बहुत ही व्यवस्था अच्छी थी, और वही टैगोर जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हिंदुस्तान के अगर यहाँ आके कुछ सीख सकते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत ही दयनीय थी। तो उनका मानना था कि अगर लोग यहाँ आते तो देखते कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। उसी समय टैगोर जी शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो उनको भी इसलिए परिपक्व में रूस गए थे ताकि वहाँ की व्यवस्था देख कर आए तो यहाँ अपने देश में उसे लागू करें। जब इन्होंने शुरुआत की थी बेटा शांति निकेतन की और रूस गए थे तो वहाँ बहुत ही आगे, रूस की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आगे थी। वहाँ से वो सीख कर भारतीय लोगों को सिखाना चाहते थे कि उनसे कुछ सीख ले रूस से। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। उस पद्धति को, यानी इतनी अच्छी पद्धति को देखते ही आंखें जो है खुली रह जाती, यानी आश्चर्य होता था कि कहाँ हमारा भारत देश तमाम रोगों से घिरा हुआ है, भूखा भागा निरुपाय, यानी उसके पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि वह गुलाम था उस समय ना। हाँ, और कहाँ रूस, यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त थी, यानी भारत पूरी तरह से उस समय कीचड़ में डूबा हुआ था गले तक। जैसे कोई व्यक्ति गले तक कीचड़ में डूब जाए तो कोई छटपटाए, कुछ न कर पाए, ऐसे ही व्यवस्था उस समय भारत की थी जब उन्होंने रूस का जो है यात्रा की थी। चलिए और देखते हैं वहाँ शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुआ था। वहाँ के विद्यार्थियों में विभाग बनाकर हर विभाग को पृथक पृथक कार्य सौंपे जाते थे। आज हमारे देश में भी ऐसे ही तो है, हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग, संस्कृत विभाग, जाके देखिए कॉलेजों में हर विभाग बना हुआ है ना। तो उस समय हाँ, उस समय जब हम गुलाम के जंजीरों में जकड़े हुए थे, सारे अधिकार अंग्रेजों के अधीन थे, तो हम कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने जो भी कमियां थी उसको सुधार करके हमने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया। लेकिन यहाँ उसी समय का वर्णन है 1930 का, तो वहाँ रूस का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि वहाँ हर विभाग पृथक पृथक होते थे। तो कवि ने शांति निकेतन में मैंने शुरू से ही इस नियम को चलाने की कोशिश की थी, यानी शांति निकेतन की जो स्थापना की थी लेखक ने टैगोर जी ने, तो वहाँ पर भी वो हर विभाग, वहाँ के जो नियम थे रूस के हर विभाग को चलाने वाला, वही नियम उन्होंने वहाँ पर लागू किया। पर वह नियमावली क्या सिर्फ नियमावली ही बनकर रह गई, कुछ काम नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण था कि हमने स्वभावतः ही पाठ विभाग का लक्ष्य बनाया, परीक्षा पास करना और सबको लक्ष्य मात्र समझा, यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हर्ज नहीं। हमारा आलस्य मन जबरदस्त जिम्मेदारी से बाहर काम करना बढ़ाना नहीं चाहता था। इसके सिवा बचपन से ही हमें किताबें रटने की आदी हो गई थी। रटंतु, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? रटंतु विद्या, कोई चीज रट लो, याद कर लो बस, जबकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें
रटने की अपेक्षा उसको मनन पे ध्यान देना चाहिए कि हम उसको देखकर और फिर अपनी तार्किक क्षमता से किसी चीज के बारे में बता सके, न कि रट के। तो हाँ, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत कुछ शारीरिक बल पर निर्भर है। मलेरिया से जर्जरित अपरिपुष्ट शरीर को लेकर पूरी तेजी से काम करना असंभव है। यहाँ इस जाड़े में देश में लोगों की हड्डी मजबूत होने से ही कार्य इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा था। कहाँ का? रूस का। यहाँ रूस का वर्णन किया जा रहा Yes, है। ma'am. सिर गिनकर हमारे देश के कार्यकर्ताओं की संख्या पर निर्णय करना जरूरी नहीं। इसमें से प्रत्येक को एक एक आदमी समझना भूल है। यानी जो भी व्यवस्था उन्होंने देखी उसका जो है तुलना उन्होंने जब अपने देश से किया तो उन्हें बहुत ही सुख हुआ। अपने देश के लोगों के विकास प्रक्रिया में जो इतनी धीमी गति थी लोगों की, आलस्यपन जो था, कोई काम न करने के लिए बहाने बनाना, आलस करना, सबसे मेन कारण यही था हमारे देशवासियों का, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए थे। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हमें लग रहा है कोई अरुण। यस मैम। अरुण, यस मैम। आपकी नहीं रहा है। अब महक, आप लोग माइक ऑन किए देखिए किसके रिकॉर्डर में मेरी आवाज कैच हो रही है दोबारा। प्रिया, प्रिया बेटा। यस मैम। सिद्धार्थी। यस मैम। महक। यस मैम। अरुण, हमें लग रहा था अरुण के रिकॉर्ड में था। अरुण, मैम सही हो गया। हाँ, अरुण काट दिए है ना, इसलिए सही हो गया है। यस मैम, डिस्कनेक्ट हो गई। यस मैम। चलिए, जानने योग्य बातें क्या हैं? टैगोर जी कई सालों से रूस की यात्रा करना चाहते थे। दरअसल वह रूस की कार्य व्यवस्था का मूल्यांकन करना चाहते थे। उनके यात्रा करने का उद्देश्य क्या था बेटा? वहाँ की रूस जो उस समय सब यानी हर क्षेत्र में संपन्न देश माना गया था 1930 में, तो वहाँ की कार्य व्यवस्था की मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वहाँ की यात्रा करना चाहते थे। पता लगाना चाहते थे कि उस व्यवस्था का वर्तमान रूसी समाज पर क्या प्रभाव हुआ है। तो 11 सितंबर 1930 को वह रूस पहुंचे और एक छोटे समूह के साथ 2 हफ्तों तक वहां रहे, यानी 15 दिन तक वहां रहे वो। और वहां से इन्होंने उनका यह पहला पत्र है। यह पहला पत्र उन्होंने मास्को में लिखा था, रूस की राजधानी मास्को, वहां से उन्होंने पत्र लिखा था। और उसमें उन्होंने रूसी व्यवस्था के स्वयं पर होने वाले प्रथम प्रभाव का वास्तविक वर्णन किया था। यह पत्र उन्होंने अपने मेजबान एलियम कारा खान, जो कि विदेशी संबंधों के लोकायुक्त थे, के घर में लिखा था। 1931 में यह पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाली रूसी पत्र के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ। यानी जो उन्होंने लिखा था वह बांग्ला पत्र रूसी पत्र के एक भाग को एक भाग के रूप में प्रकाशित किया गया। वहां से उन्होंने अपने मेजबान एलएम को यह पत्र लिखकर भेजा था, वहां की व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है। ऐसे ही यात्रा का एक उद्देश्य होता है। यात्रा अगर कोई लेखक है या कोई समाज सुधारक व्यक्ति है या फिर कोई राजनीतिक नेता है, अगर कहीं विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो उसका मतलब ही नहीं कि घूमने जा रहे हैं, मन बहलाने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य होता है वहाँ की व्यवस्था के बारे में देखना। अगर राजनीति से संबंधित व्यक्ति है तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देखना चाहता है। अगर कोई
कवि लेखक है तो वहाँ की साहित्यिक व्यवस्था को देखना चाहेगा कि वहाँ की साहित्यिक समाज की में व्यवस्था क्या है, साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है। जैसे कि टैगोर जी वहाँ गए थे तो वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा उसको देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना की थी और उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ के नियम कानून को जानना चाहते थे कि शिक्षा का विकास अगर वहाँ है तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर कौन सा नियम कानून बना हुआ है, कैसे लोग कार्य कर रहे हैं, हम वो व्यवस्था अपने देश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी जानकारी के लिए उन्होंने ये रूस की यात्रा की थी और 15 दिन तक रहकर वहाँ का उन्होंने भ्रमण करके सभी सूक्ष्म अध्ययन किया वहाँ के शिक्षा पर। उसके बाद फिर भारत लौट आए हैं और शांति निकेतन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आज भी चल रहा है। शांति निकेतन विद्यालय जो कि नींव डालने का श्रेय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही है। आई समझ में बेटा? तो चलिए यस मैम। हम इस पे डिस्कस करते हैं। लेखक के अनुसार रूस की, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के अनुसार रूस के आश्चर्यजनक ढंग से विकसित होने का कारण क्या था? कोई बताए? मैम बताइए बेटा। मैम एक क्वेश्चन विकसित होने का कारण था क्योंकि हाँ बेटा। हमारा नाम आवाज सुनाई नहीं दी बेटा। महक आप बताइए। लेखक के अनुसार विकसित होने का कारण यह था क्योंकि रूस में व्यवस्था बहुत अच्छी थी और हिंदुस्तान में खराब थी। यानी किसी भी देश की सार्वभौमिक विकास की जड़ होती है शिक्षा। आई बात समझ में? अगर वहाँ पर शिक्षा, शिक्षित लोग हैं, शिक्षा का विकास है तो समझ लीजिए कि हर क्षेत्र का विकास वहाँ संभव है। और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अविकसित है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ किसी भी क्षेत्र में लोग विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षा, हर व्यक्ति की पर्याप्त शिक्षा मिले, शिक्षित हो, इसके लिए सरकार जो है पूरा प्रयास करती है। किसी भी देश के शिक्षित व्यक्ति के अंदर जो है हर चीज सोचने, समझने और करने की जो है क्षमता एक अशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होता है। किसी चीज को सोचने को और उसके सुचारू रूप से कार्यरत होने का, करने का। तो इसीलिए समाज और देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होता है। यही चीज यहाँ पर लेखक ने प्रश्न के रूप में पूछा है कि लेखक ने कि आश्चर्यजनक ढंग से विकसित होने का कारण क्या था। तो आपका आंसर बिल्कुल शॉर्टकट होगा। लेखक के अनुसार रूस के आश्चर्यजनक ढंग से विकसित होने का कारण वहाँ की सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था थी। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए बातों बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यस मैम। इसके पत्र पाठ को चलो घूम आए इकाई के अंतर्गत ले जाने का कारण बताएं। इसे किस इकाई के अंतर्गत रखा गया है? चलो घूम आए। चलो घूम आए यानी घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत, है ना? यस मैम। क्यों रखा गया है, कारण बताइए। मैम क्योंकि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी रूस में घूमने गए थे। रूस की यात्रा पर गए थे और वहां से पत्र लिखा उन्होंने
इसलिए इसे घूमने की इकाई के अंतर्गत रखा गया है। लेखक की भांति आप भी अपनी किसी यात्रा अनुभव के बारे में बताएं। आप लोगों ने भी कभी कहीं यात्रा की है किसी स्थान की, उसका अनुभव हमसे शेयर करें। चलिए प्रिया, आप कहीं यात्रा की हो बेटा? यस मैम। हाँ बताइए, थोड़ा तेज आवाज में बोलिएगा। मैम हरिद्वार गए थे घूमने। हरिद्वार गए थे, वहाँ आपको क्या क्या फीलिंग हुई थी? मैम की सारी मंदिरें बहुत अच्छी थी और वहाँ पर जो पानी था वो बहुत ठंडा रहता था। गंगा का पानी है ना, हरिद्वार में जो गंगा जी हैं, संगम है। बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण वो भी बहुत अच्छा लगा था। मेला भी देखी होंगी वहाँ पर, है ना? स्नान करने गई थी, कैसे गई थी? यस स्नान का समय मैम। रहा होगा। स्नान करने गए। हाँ, तब तो खूब भीड़ भाड़ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। जल्दी फिर तो आने वाला है मेला का समय, मकर संक्रांति में गंगा जी का स्नान। यस मैम। सिद्धार्थी, आप बताइए, आप कहाँ का यात्रा किए हैं, अनुभव बताइए अपना। हम जम्मू एंड कश्मीर का। हाँ बेटा, हम जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का। वहाँ आपने क्या क्या देखा? हम ढेर सारी मंदिर देखे, लोगों को देखे। कुल्लू घाटी नहीं देखने गए थे? देखे थे। कैसा लग रहा था वहाँ पहुँचकर? मैम बहुत अच्छा दृश्य था वहाँ। कि स्वर्ग में आ गए हो? पृथ्वी का स्वर्ग उन्हीं को कहा गया है ना, कश्मीर को ही तो कहा गया है। हाँ? यस मैम। कुल्लू यस मैम। कुल्लू मनाली की घाटियों की सुंदरता, फलों फूलों से लदी हुई घाटियां लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती हुई, है ना? और यस झील देखे थे, डल झील देखे थे बेटा? यस मैम। हम शराबस्ती भी गए नाव में थे। बने हुए मोटर हाउस, यस मैम। वहां बैठ के घूमना, चांदनी रात में नौका विहार करना। हाँ, मैम नौका विहार क्या? नौका विहार किए थे? मैम क्या होता है? क्या होता है? नाव पर बैठ के भ्रमण करना नौका विहार कहलाता है। जो वहाँ नाव होते हैं, नाव में देखिए मकान भी बने होते थे, है ना? लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए, मकान में सारी सुविधाएं होती है, खाने पीने, आराम से नाव पे बैठ के और उस झील का भ्रमण करो। कमल के फूलों से सुसज्जित वहाँ की जो झील है, और चांदनी रात में टिमटिम करते हुए तारों की रोशनी जब उस झील में पड़ती है चांद की, तो उसकी सुंदरता और भी चौगुना बढ़ जाती है। तो उसको लोग नाव में बैठ के भ्रमण करते हैं देखने के लिए, उसी को नौका विहार कहा जाता है। अच्छा चलिए अरुण गुप्ता, आप बताएंगे, आपने कभी यात्रा की है? मैम हाँ बेटा, नो मैम। आप कहीं गए ही नहीं अभी तक? अरे अयोध्या गए होंगे, अभी तो यात्रा है। तो विदेश के लोग अयोध्या घूमने आ रही हैं, और आप यहाँ रह के अयोध्या तक नहीं गए हैं। सबसे बड़ी यात्रा तीर्थ तो अयोध्या धाम ही है आपका। यस मैम। गए हो कि नहीं कभी? मैम गए? तब फिर क्यों बोले नहीं गए हैं? यात्रा नहीं हुआ आपका? अयोध्या जाना, वहाँ हनुमानगढ़ी पहुंचना, बंदरों के झुंड को देखना, किस प्रकार से बंदर लोगों को हाथों में अगर कुछ सामान हो तो उसको लेने के लिए लालायित रहते हैं, है ना? राम की पैड़ी सुंदर झरझर करती हुई, सरजू का जल पवित्र पावन, हाँ, तट, बड़े बड़े
मंदिर बने हुए, अब तो विश्व विख्यात मंदिर बन रहा है वहाँ। अब तो और भी पर्यटक लोग आएंगे अयोध्या भ्रमण करने के लिए, विदेशी। यही यात्रा है बेटा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग इतना करीब हैं। नहीं सोचिए, विदेशी लोग आएंगे देखने के लिए, हम लोग के यहाँ करीब हैं, तो हम लोग तो जब चाहे तभी जा सकते हैं, हर महीने से आके घूम सकते हैं, है ना? तब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र में लेखक ने शिक्षा के महत्व पर किस प्रकार प्रकाश डाला है? उन्होंने शिक्षा विषय पर महत्व के बारे में क्या कहा है? महक बताएंगी? मैम कि वहाँ पर रूस में बहुत अच्छी शिक्षा है, और यहाँ भारत में सब लोग एक बार ऐसे बुक लेते हैं और उसे रख देते हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने भारत और रूस की तुलना किस प्रकार की है? तुलनात्मक वर्णन भी तो किया है, किस प्रकार से की है? लेखक ने यह कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ता रूस में आकर कुछ सीखकर जा सके तो बड़ा भारी उपकार होता। उन्होंने तुलना की है ना, कहाँ पर? रूस के नियम, देखिए नियमावली बनाकर शिक्षा का विकास हो रहा है। लोग जो है शिक्षा के विषय में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और कहाँ भारत में लोग बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, और यहाँ कोई नियमावली ही नहीं बनी है, उदासीनता है ना? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां भी काफी जो है उसमें भूमिका थी, क्योंकि देश हमारा गुलाम था, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था उस समय जर्जर थी। मेन पॉइंट तो यही है। पत्र का कौन सा अंश आपको सबसे प्रभावपूर्ण लगा और क्यों? बेटा आपको बताए कौन सा अंश आपको प्रभावपूर्ण लगा? जो यहाँ तक पढ़े हो इसमें से कौन सा अंश प्रभावपूर्ण लगा? हमारे भारत में शिक्षा नहीं थी और रूस में शिक्षा थी। भारत में रटन प्रतिज्ञा होता था। प्रथम लाइन में ही इसका वो है, पहले ही शुरुआत के पैसेज में ही है ना? शुरुआत के पैसेज में ही है अंश, प्रभावपूर्ण अंश। चलिए आज का होमवर्क आपका रहेगा, आप जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की संक्षिप्त जीवनी लिखकर भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। समझ में आ रहा है? संक्षिप्त जीवनी अपने शब्दों में, आई बात समझ में? पहले लिखेंगे जीवन परिचय, फिर उसके बाद लिखेंगे पूरा, आप लिखेंगे नहीं कि हर यहाँ की तरह पॉइंट कर डालें। जन्म, शिक्षा, इकट्ठा कर देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, तब इसको रचनाएं लिखेंगे, उसमें तथ्य भी लिख देंगे, ठीक है? पुरस्कार भी लिख देंगे, अंत में मृत्यु। आई बात समझ में? यस मैम। आज का जो होमवर्क आपका यही है।
यस मैम। चलिए बेटा, और कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। तो परियोजना कार्य कंप्लीट हो गया आप लोगों का? नहीं हो पाया है महक? मैम बस उनका सतीश गुजराल और अरुणिमा सिन्हा का नहीं लिखे हैं मैम, वो सारा किए। तो रिकॉर्डिंग वो भी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं भेजा गया था उस दिन? हाँ मैम भेजा गया। सब लोग तो कह रहे नहीं भेजा गया था। अभी हम चेक करते हैं, अगर नहीं भेजा गया हो तो भेजा। मैंने रिकॉर्डिंग देखकर नहीं लिखा था। हाँ बेटा, मैम मैंने रिकॉर्डिंग देखकर नहीं लिखा था मैम, बुक से लिखा था। हाँ यूट्यूब पे जो आपका वीडियो भेजा जाता है अपलोड पर डे वाला बेटा, उसको चेक करना चाहिए ना। हाँ ठीक है, वो अलग से हम थोड़ी ना भेजेंगे कि आप लोगों के ग्रुप में भेजा जाएगा, है ना। यूट्यूब पे भेजा जाता है रिकॉर्डिंग जो आप लोगों का होता है। आप उस डेट में सर्च करिए, देखिए हिंदी की परसों की डेट में ही तो था, परसों का डेट का आप यूट्यूब में देखिए और उसके बाद रिकॉर्डिंग सुन के अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके वर्क हमें भेजिए आज, ठीक है। ज्यूनी की जगह पे आप ज्यूनी रहने दीजिए, ज्यूनी कल लिखिएगा। आज अभी रिकॉर्डिंग आप चेक करके उसके बाद परियोजना कार्य का जो था उसको कंप्लीट करके भेजिए। 3 दिन से हम आप लोगों को यही दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग देखते नहीं हो। आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है ना, उस पे आपको देखना चाहिए। यस मैम। आपके ग्रुप में थोड़ी ना भेजा जाएगा वो, ठीक है। तभी आप यूट्यूब पे परसों की डेट का रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, जो भी विषय पढ़ाया गया है उसमें से आप हिंदी का देख के अपना उसको वीडियो आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद कंप्लीट कीजिए बैठ के, ठीक है। आई समझ में सिद्धार्थ जी? यस मैम। चलिए सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।